12 फरवरी 2026 को इजिप्ट में एक ऐसी डिस्कवरी सामने आई जिसने पूरी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग को नया डायरेक्शन दे दिया है। इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स में, जहां आमतौर पर हम फेरोज, ममीज और हायरोग्लिफिक्स को देखते हैं, वहां इंडियन ऑरिजिन के कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ये आम ग्राफिटी नहीं है, बल्कि तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत और संस्कृत में लिखे गए लगभग 30 इंस्क्रिप्शंस हैं, जिन्हें 1st से 3rd सेंचुरी सीई के बीच का माना जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि लगभग 2000 साल पहले इंडियंस इजिप्ट के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच चुके थे। इस रिसर्च को प्रोफेसर शार्लोट श्मिड और प्रोफेसर इंगो स्ट्राउच ने 2024 से 2025 के दौरान कंडक्ट किया। उन्होंने थीबान नेक्रोपोलिस के 6 टूम्स में इन इंस्क्रिप्शंस को डॉक्यूमेंट किया। खास बात यह है कि 1926 में फ्रेंच स्कॉलर जूल्स बाये ने यहाँ 2000 से अधिक ग्रीक ग्राफिटी रिकॉर्ड किए थे, लेकिन उस समय किसी ने इंडियन इंस्क्रिप्शंस को आइडेंटिफाई नहीं किया। अब पहली बार कंफर्म हुआ कि साउथ इंडिया से लोग यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी प्रेजेंस दर्ज की थी। सबसे ज्यादा बार जो नाम मिला वो है सिकाई कोर्रान। यह नाम 5 अलग अलग टूम्स में 8 बार मिला। कुछ इंस्क्रिप्शंस एंट्रेंस के पास हैं, कुछ अंदर की दीवारों पर, और एक इंस्क्रिप्शन लगभग 4 मीटर की ऊंचाई पर मिला। इसका मतलब ये कोई कैजुअल विजिटर नहीं थे। उन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान छोड़ी थी। सिकाई वर्ड संस्कृत के सिखा से जुड़ा माना जा रहा है, जिसका अर्थ क्राउन होता है। कोरान डिस्टिंक्टली तमिल एलिमेंट है, जो कोराम से निकला है, जिसका अर्थ विक्ट्री और स्लेइंग से जुड़ा है। ये वर्ड चेरा वॉरियर गॉडेस कोरावाई और कोरावन यानी किंग से भी जाकर जुड़ता है। इसलिए ये नाम किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी का होने के ज्यादा चांसेस है, शायद मर्चेंट का कोई लीडर। एक इंस्क्रिप्शन में लिखा है सिकाई कोरन वारा कंटा, जिसका मतलब है सिकाई कोरन केम एंड सॉ। ये लिखने का तरीका ग्रीक टूरिस्ट ग्राफिटी जैसी है। इसका मतलब है कि उस समय लोग फेमस मॉन्यूमेंट्स पर जाकर अपना नाम लिखते थे। इंडियन विजिटर्स ने भी वही प्रैक्टिस अपनाई होगी। दूसरा इंस्क्रिप्शन कोपन वराता कंटन पढ़ा गया, जिसका मतलब है कोपन केम एंड सॉ। कोपन नाम तमिलनाडु के अम्मन कोविल पट्टी में भी मिला है। इसके अलावा कटान और किरण जैसे नाम भी पाए गए। इससे यह समझ आ रहा है कि ये यहीं तक आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि एक लार्जर पैटर्न का हिस्सा है। अब अगर तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट की हिस्ट्री देखें तो इसका ओरिजिन 3rd सेंचुरी बीसीई के आसपास माना जाता है। यह अशोकन ब्राह्मी का रीजनल अडेप्टेशन था, जिसे तमिलियंस के अनुसार मॉडिफाई किया गया। इस स्क्रिप्ट का यूज केव इंस्क्रिप्शंस, डोनेशन रिकॉर्ड्स और पॉटरी मार्किंग्स में होता था। मंगूडी, जम्बाई, सिटनवासल, करूर, अलागंकुलाम जैसे साइट्स पर इसके सबूत मिले हैं। जम्बाई इंस्क्रिप्शन में सत्यपुतो अतिया नेदुमान अंजी का भी जिक्र है, जिसने अशोकन इडिक्ट्स में सत्यपुत्रास की पहचान करवाई थी। इसका मतलब है कि उस समय तमिल रीजन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड और इंटरनेशनली कनेक्टेड था। इजिप्ट में इससे पहले भी तमिल प्रेजेंस के संकेत मिले थे, खास करके रेड सी पोर्ट बेरेनिके और कुसीर अल कदीम में। वहां एम्फोरा फ्रैगमेंट्स और पॉटशर्ट्स पर तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले थे। एक स्टोरेज जार पर पानाई ओरी लिखा मिला, जिसका अर्थ रोप नेट में लटका पॉट है। ये राइटिंग सिस्टम सिर्फ रॉयल कॉन्टेक्स्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि डेली ट्रेड लाइफ का हिस्सा था। अब सवाल है कि तमिल लोग इजिप्ट तक कैसे पहुंचे? इसका जवाब इंडो रोमन ट्रेड नेटवर्क में छिपा है। 1st सेंचुरी बीसीई से 3rd सेंचुरी सीई तक मलाबार कोस्ट से पेपर, पर्ल्स, आइवरी और टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होते थे। रोमन एम्पायर में इंडियन स्पाइसेस की भारी डिमांड थी। बदले में रोमन गोल्ड इंडिया आता था। तमिलनाडु में बड़ी मात्रा में रोमन कॉइन्स मिले हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक ग्रीक ट्रैवल डॉक्यूमेंट इंडिया के पोर्ट्स और ट्रेड गुड्स का जिक्र करता है। मॉनसून विंड्स का यूज करके शिप्स सीधे रेड सी तक पहुंचते थे। ये मैरिटाइम रूट उस समय की ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक एग्जाम्पल था। वैली ऑफ द किंग्स में तमिल इंस्क्रिप्शंस का मिलना ये बताता है कि इंडियन मर्चेंट सिर्फ कोस्टल सिटीज तक सीमित नहीं थे, वे नाइल वैली के इंटीरियर तक जाते थे। चांसेस है कि रेड सी पोर्ट से कैरावन रूट्स के जरिए से लक्सर एरिया तक पहुंचे हों। इसका मतलब ये है कि वो लोग लंबे समय तक इजिप्ट में रहते थे और सिर्फ ट्रांजिएंट सेलर्स नहीं थे। एक थियोरी ये है कि सिकाई कोरन मर्चेंट गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव था। साउथ इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड ग्रुप्स की परंपरा रही है। हो सकता है कि ये आदमी हाई स्टेटस का व्यापारी रहा हो। दूसरी थियोरी ये है कि ये लोग मॉन्यूमेंट्स देखने कल्चरल क्यूरियोसिटी के कारण गए हों। और तीसरी ये है कि ये सिंबॉलिक एक्ट था अपनी प्रेजेंस को हिस्ट्री में दर्ज करना कि हम भी यहाँ आए थे। इस डिस्कवरी की वैल्यू बहुत बड़ी है। इससे इंडो इजिप्शियन रिलेशंस के नैरेटिव को नया आधार मिलता है। अब तक माना जाता था कि इंडियन ट्रेडर्स सिर्फ रेड सी पोर्ट्स तक सीमित थे, लेकिन यह एविडेंस बताता है कि वे इनलैंड हेरिटेज साइट्स तक भी पहुंचे। ये फाइंडिंग एकेडमिक रिसर्च और सिविल सर्विस एग्जाम में करंट अफेयर्स टॉपिक के लिए भी जरूरी है। अब स्कॉलर्स वैली ऑफ द किंग्स के दूसरे ग्राफिटी को री एग्जामिन कर रहे हैं। शायद और इंडियन नाम मिले या कोई ऐसी चीज मिले जिससे हम इजिप्ट की स्क्रिप्चर को पढ़ सकें जो आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया है।
इससे एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन की सोच को और मजबूती मिलेगी। कल्चरल डिप्लोमेसी के तौर पर भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। इंडिया और इजिप्ट दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं। शेयर्ड हेरिटेज का ये प्रमाण बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत कर सकता है। म्यूजियम कोलैबोरेशंस, जॉइंट एक्सकवेशंस और एकेडमिक एक्सचेंजेस बढ़ सकते हैं। फ्यूचर रिसर्च में मैरिटाइम आर्कियोलॉजी, ट्रेड गुड्स एनालिसिस और कंपैरेटिव एपिग्राफी पर और ध्यान दिया जाएगा। अगर एडिशनल आर्टिफैक्ट्स जो इंडियन ओरिजिन के हो मिलते हैं तो ये कनेक्शन और स्पष्ट होगा। इन इंस्क्रिप्शंस को सिर्फ स्टोन कार्विंग्स के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये 2000 साल पुराने ट्रैवलर्स की आवाज़ हैं। जब हम सिकाई कुरान केमन 100 पढ़ते हैं तो वो एक इंसान को एड्रेस नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन की ग्लोबल प्रेजेंस का सबूत है। ये डिस्कवरी हमें याद दिलाती है कि हिस्ट्री आइसोलेटेड नहीं थी। तमिलागम, रोमन एम्पायर और इजिप्ट इंटरकनेक्टेड थे। ट्रेड ने लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी को दूर दूर तक पहुंचाया। आज जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो समझना होगा कि उसका फाउंडेशन एंशिएंट मैरिटाइम रूट्स में ही था। मालाबार कोस्ट से निकलकर रेड सी पार कर नाइल वैली तक पहुंचना उस समय की एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट थी। सोचिए, एक तमिल मर्चेंट समुद्र यात्रा कर रहा है, मॉनसून विंड्स का यूज कर रहा है, इजिप्ट पहुंचता है और फिर वैली ऑफ द किंग्स के एंट्रेंस पर अपना नाम कार्व करता है। ये एक्ट सिर्फ टूरिज्म नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और ग्लोबल इंटीग्रेशन का संकेत है। भविष्य में संभव है कि और डिस्कवरीज हों और ये नैरेटिव और विस्तृत हो। फिलहाल इतना साफ है कि साउथ इंडिया का एंशिएंट मैरिटाइम लेगेसी गहरा, यूनाइटेड और इंटरनेशनल लेवल पर प्रभावशाली था। वैली ऑफ द किंग्स की दीवारों पर अंकित ये वर्ड्स अब फिर से जिंदा हो उठे हैं और बता रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन का फुटप्रिंट फार बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था।